नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी हिंदी साहित्य इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे आदिकाल का और अपन आदिकाल में अध्ययन कर रहे थे लौकिक साहित्य का। आज उसी साहित्य के अंदर अपन 5 नंबर पर अध्ययन करेंगे कवि विद्यापति का। तो इसके बारे में देखिए, इनका जीवन काल है वो 1360 ईस्वी से 1450 ईस्वी या 1380 से 1460 ईस्वी तक माना जाता है। इनका जन्म बिपसी ग्राम में हुआ था, यानी दरभंगा बिहार के अंदर। इनकी माता का नाम हासिनी देवी था और इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। आगे देखिए, अब विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। कौन से संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय के। विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित हैं। कौन सी भाषा में? मैथिली भाषा में रचित हैं। और यह क्वेश्चन केवीएस पीजीटी भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये आश्रयदाता थे, किस किस के थे वो देखिए, शिव सिंह के, कीर्ति सिंह के, भाव सिंह के और देवी सिंह के। ये इन चारों के आश्रयदाता थे। विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे और यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे इनकी उपाधियां। वो देखिए उपाधियां कौन कौन सी रही इनकी। 1 नंबर में देखिए मैथिल कोकिल, सेकंड नंबर पर देखिए कवि शेखर, थर्ड नंबर पर देखिए अभिनव जयदेव और यह राजा शिव सिंह द्वारा प्रदत्त है। राजा शिव सिंह द्वारा प्रदत्त उपाधि कौन सी है? अभिनव जयदेव। और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2013 में पूछा गया है कि अभिनव जयदेव उपाधि का संबंध किससे है? तो यह है विद्यापति से। 4 नंबर पर देखिए कवि कुलशेखर, 5 नंबर में देखिए मैथिल कोकिल और 6 नंबर में देखिए जातीय कवि। और ये जातीय कवि इनको कहा था डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। अब आगे देखिए इनकी अन्य उपाधि में देखिए, अन्य उपाधि कौन कौन सी रही तो वो देखिए दशावधान, पंचानन, नव कवि शेखर, कवि कंठाहार, सरस कवि, खेलन कवि, कवि रंजन, वै संधि के कवि, युग संधि के कवि और राजशेखर। नेक्स्ट देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा क्या नाम दिया गया? वो देखिए श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा गया और अपरूप कवि भी इनको कहा गया। किस कवि को मैथिली कोकिल कहा गया? तो किसको कहा गया था? विद्यापति को। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014, राजस्थान कॉलेज सहायक प्रोफेसर भर्ती 2016, डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो किसको किया गया है? विद्यापति को। और यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे इनकी रचनाएं और इनकी जो ये तीनों रचनाएं हैं वो पूछी गई हैं एनवीएस टीजीटी भर्ती 2019 में। तो पहली रचना देखिए इनकी पदावली और उसका समय है 1380 ईस्वी और यह मैथिल भाषा में है। सेकंड रचना देखिए कीर्तिलता और इसका समय है 403 ईस्वी और इसकी भाषा है अवहट भाषा। और यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरी रचना देखिए इनकी कीर्ति पताका और इसका समय है 1403 ईस्वी और इसकी जो भाषा है वह है अवहट भाषा। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कौन सी है? कीर्ति पताका। और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? अवहट भाषा। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे पदावली का। तो पदावली के बारे में विशेष बातें देखिए कौन कौन सी हैं। इस रचना के कारण विद्यापति को
मैथिल कोकिल कहलाए, यानी कौन सी रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? इसका आंसर हो जाएगा पदावली। इसमें विद्यापति के पदों का संग्रह है। किसका संग्रह है? पदों का संग्रह। विद्यापति के पदों का संग्रह सर्वप्रथम शारदाचरण मित्र ने किया था। इस ग्रंथ के भाव तथा शैली पर जयदेव के गीत गोविंद का स्पष्ट प्रभाव है, जिसके कारण विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनव जयदेव। आगे शुक्ल जी की परिभाषा देखिए, वो क्या कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पदावली की रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। क्या कहलाए? मैथिल कोकिल। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज सहायक प्रोफेसर भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करेंगे पदावली की विशेषताएं, यानी पदावली की कौन कौन सी विशेषता रही वो देखिए। तो एक नंबर में देखिए, पदावली में गीति काव्य के सारे तत्व विद्यमान हैं। पदावली में प्रेम को व्यापक और सार्वभौमिक भावना के रूप में दिखाया गया है। विद्यापति ने प्रेम को ईश्वरीय, भौतिक और आत्मीय प्रेम के रूप में बांटा है। 4 नंबर में देखिए, पदावली में जीवन के हर अवसर का वर्णन है, जैसे जन्म, राग विराग, हर्ष विषाद, मिलन विरह, पूजा पाठ, लोकोत्सव, पटोत्सव। अब 5 नंबर में देखिए, पदावली में संगीतात्मक गति है, यानी संगीतात्मक है। पदावली में उपमानों का प्रयोग किया गया है। पदावली में प्रार्थनाओं का भी उल्लेख किया गया है। पदावली में कृष्ण, राधा और देवी की वंदना है। पदावली में शिव विवाह संबंधी पद भी हैं। पदावली में श्रृंगार और भक्ति रस का मेल है। पदावली में लालित्यपूर्ण अर्थ गांभीर्य है। अब अपन अध्ययन करेंगे कीर्तिलता का। तो कीर्तिलता के बारे में विशेष जानकारी देखिए, कौन कौन सी विशेष जानकारी रही। इसमें राजा कीर्ति सिंह के चरित्र का वर्णन किया गया है। किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? राजा कीर्ति सिंह के। इसमें जौनपुर का चित्रण है। इसे नेपाल से खोजा, तो इसे नेपाल से किसने खोजा था? हरप्रसाद शास्त्री द्वारा। इसकी भाषा मैथिली से प्रभावित साहित्यिक अपभ्रंश है, जिसे विद्यापति ने अवहट कहा है। क्या कहा है? अवहट। यह काव्य 4 पल्लवों में विभक्त है। कितने पल्लवों में विभक्त है? विभक्त है 4 पल्लवों में। आगे देखिए, इस रचना को कवि ने ऐसी कहनी यानी कहानी या कहानी कहा है, जिसे सुनने से पुण्य मिलता है। क्या मिलता है? पुण्य। और क्या कहा है? कहानी, कहनी या कहानी। इस कृति में कहीं कहीं गद्य भी द्रष्टव्य है, जो संस्कृत भाषा में। पद्य भाग में मैथिल प्रभावित अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। इस रचना में अपभ्रंश की पद्दड़िया बंद शैली का प्रयोग हुआ है। कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? अपभ्रंश की पद्दड़िया बंद शैली का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता रचना को भृंग भृंगी संवाद कहकर पुकारा। तो कीर्तिलता रचना को भृंग भृंगी संवाद किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार देखिए, 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो किस कृति में हुआ है? कीर्तिलता में। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इस पुस्तक यानी कीर्तिलता की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा है। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व ही है। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज सहायक प्रोफेसर भर्ती 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है,
पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। और यह क्वेश्चन सहायक आचार्य भर्ती 2024 में पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे कीर्ति पताका को। तो इसकी विशेषता देखिए, विशेष बात देखिए, कौन कौन सी विशेष बात रही। इस चरित काव्य में राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। किसकी वीरता का वर्णन है? राजा शिव सिंह का। इस पुस्तक का खंडित रूप में प्राप्त हुआ है, यानी यह पुस्तक खंडित रूप में हमें प्राप्त हुई है। विद्यापति पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। विद्यापति किसके शिष्य थे? पंडित हरि मिश्र के। विद्यापति मूल रूप से शिव भक्त थे। विद्यापति ने कुल ग्रंथों की रचना की है, यानी विद्यापति के कुल ग्रंथ कितने हैं? तो कुल ग्रंथ हैं 16। और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2009 में पूछा गया है। अब आगे देखिए, मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना करने के कारण इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। इनकी पदावली रचना जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है। यानी इनकी जो पदावली रचना है वो जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव कहा गया। ये राजा शिव सिंह के आश्रय में रहते थे। किसके आश्रय में रहते थे? राजा शिव सिंह के। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को दिया जाता है। यानी हिंदी साहित्य के अंदर कृष्ण को काव्य का विषय सर्वप्रथम बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? विद्यापति को। ग्रियर्सन क्या कहते हैं? ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि घोषित किया है। कौन सा कवि घोषित किया है? रहस्यवादी कवि। उनके अनुसार राधा जीव आत्मा एवं कृष्ण परमात्मा है। आगे देखिए, चैतन्य महाप्रभु इनके पद गाकर भाव विहल हो जाया करते थे। यानी विद्यापति के पद गाकर कौन भाव विहल हो जाया करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य इन्हें भक्त कवि मानते हैं। कौन सा कवि मानते हैं? भक्त कवि। और ये भक्त कवि हैं, ये नचारी कहलाते हैं। विद्यापति ने हिंदी में भक्ति व श्रृंगार की परंपरा का परिवर्तन किया। अब अपन पढ़ेंगे विद्यापति के कवि रूप के संदर्भ में विद्वानों के क्या क्या मत हैं, वो देखिए। पहले नंबर पर पढ़ेंगे श्रृंगारी, यानी विद्यापति को श्रृंगारी कौन कौन मानते हैं वो देखिए। सबसे पहले इसका सूत्र देखिए श्रृंगारी कवि का, हरा सुरा राब। क्या सूत्र है श्रृंगारी कवि का? हरा सुरा राब। है से बन जाएगा हरप्रसाद शास्त्री, रा से बन जाएगा रामचंद्र शुक्ल, सु से बन जाएगा सुबोध राजा, और रा से बन जाएगा रामकुमार वर्मा, और रा से बन जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, और बै से बन जाएगा बचन सिंह। सेकंड नंबर पर देखिए इनको भक्त कवि कौन कौन मानते हैं वो देखिए। सबसे पहले इसका सूत्र देखिए, बाबू श्याम च द्विवेदी। बाबू से बन जाएगा बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम से बन जाएगा श्याम सुंदर दास, च से बन जाएगा चैतन्य महाप्रभु, द्विवेदी से बन जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब 3 नंबर में देखिए रहस्यवादी कवि। इनको रहस्यवादी कवि कौन कौन मानते हैं उसका सूत्र देखिए। सबसे पहले गिरना जना, तो गिर से बन जाएगा जॉर्ज गिरियर्सन, ना से बन जाएगा नागेंद्र नाथ गुप्ते, जना से बन जाएगा जनार्दन मिश्र। अब अपन पढ़ेंगे इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत भाषा में कौन सी रचना शामिल हैं वो देखिए। शिव सर्वस्व सार, यानी शिव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक वर्ष कृत्य। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड नंबर पर अवहट भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं तो वो देखिए कीर्तिलता और कीर्ति पताका। थर्ड नंबर पर देखिए
मैथिली भाषा में कौन कौन सी रचनाएं शामिल हैं, तो वो देखिए पदावली, गोरक्षक, गोरक्षक विजय, और यह इनका नाटक था। नाटक कौन सा था? गोरक्षक विजय। और यह जो गोरक्षक विजय है यह संस्कृत और मैथिली भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत और मैथिली भाषा में। और जो संस्कृत में है वो गद्य में है, यानी जो गद्य का भाग है वो संस्कृत भाषा में है और जो पद्य का भाग है वो मैथिली भाषा में है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह की परिभाषा। देखिए क्या बोलते हैं, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यौनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विह्वलता है, वियोग में स्मृतियों का संबल और भावुकतापूर्ण तन्मयता है। अब अपन सेकंड नंबर पर देखेंगे रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा। ये क्या कहते हैं, विद्यापति के पद अधिकतर अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट परिभाषा देखिए रामचंद्र शुक्ल की, चैतन्य कृष्ण महाप्रभु इन्हीं के पद गाते गाते मूर्छित हो जाते थे। नेक्स्ट परिभाषा देखिए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं विद्यापति की तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्वर रूपांतरित कर देती है। अब अपन पढ़ेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह की परिभाषा को। तो ये क्या कहते हैं वो देखिए, विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न ही भक्तों की तरह दिव्य है। ये अरूप के कवि हैं। कौन से रूप के कवि हैं? अरूप के कवि हैं। नेक्स्ट परिभाषा देखिए बच्चन सिंह की, खजुराहो को जिस प्रकार आध्यात्मिक नहीं कह सकते वैसे ही विद्यापति को भक्त नहीं कह सकते। नेक्स्ट परिभाषा देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। ये क्या कहते हैं, विद्यापति को बाह्य संसार में भगवत भजन कहा है। इस वय संधि में ईश्वर संधि का है। सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। और यह किसके अनुसार है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। नेक्स्ट परिभाषा देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा आगे क्या कहते हैं, विद्यापति का समूचा संसार गुलाबों से भरा है और विद्यापति के गुलाबों की दुनिया में कोई कांटे नहीं होते। राधा रात भर जागती है और आकांक्षा करती है कि इस रात की सुबह न हो। नेक्स्ट परिभाषा देखिए रामचंद्र शुक्ल जी की। ये क्या कहते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग भर्ती 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और यह कथन कौन सा, यह कथन, इस कथन का आशय क्या है? तो इस कथन का आशय है विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। किसके हैं? श्रृंगार के। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज सहायक प्रोफेसर भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, जयदेव की दिव्य वाणी की स्निग्ध धारा जो कि काल की कठोरता में दब गई थी, यानी जयदेव की दिव्य वाणी की स्निग्ध धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अरमाइयों में प्रकट होकर विद्यापति के कोकिल कंठ से फूट पड़ी। नेक्स्ट परिभाषा देखिए शांति स्वरूप गुप्त के अनुसार, विद्यापति पदावली ने साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनय बसंत की स्थापना की है उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक मुग्ध हैं, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है वह अपनी लय सुर ताल से पाठक या श्रोता को गदगद कर देती है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए
श्याम सुंदर दास की ये क्या कहते हैं, हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिली कोकिल विद्यापति हुए हैं। कौन हुए हैं? विद्यापति। उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के प्रेम, पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी क्या कहते हैं, राधा का प्रेम भौतिक और वासनाएं प्रेम है, आनंद ही उसका उद्देश्य है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप है। निराला जी ने विद्यापति की पदावली को नागिन की मादक लहर कहा है। तो विद्यापति की पदावली को नागिन की मादक लहर किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा निराला जी ने। आगे देखिए, कीर्तिलता में कवि ने स्वयं को कीर्ति सिंह का लेखन कवि कहा है। क्या कहा है? कीर्ति सिंह का लेखन कवि। नेक्स्ट देखिए, इनकी पुरुष परीक्षा का संबंध काम शास्त्र व सामुद्रिक शास्त्र से है। इनकी जो रचना है पुरुष परीक्षा का संबंध किससे है? काम शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र से। भ्रमर गीत परंपरा व संकेत विद्यापति से आदिकाल में किया। विद्यापति की कविता खजुराहों के समान है। आगे देखिए, विद्यापति से हिंदी में गीति काव्य परंपरा का प्रवर्धन करने का श्रेय दिया जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। शुक्ल जी ने क्या माना है? श्रृंगारी कवि। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक कहा जाता है। कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? विद्यापति को। हरिप्रसाद शास्त्री जी ने इन्हें पंचदेवोपासक माना है। विद्यापति को पंचदेवोपासक किसने माना है? हरिप्रसाद शास्त्री जी ने। बचन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। कौन सा कवि? जातीय कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। तो श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कौन है? विद्यापति। और यह किसने कहा? द्विवेदी जी ने। डॉक्टर बचन सिंह ने पदावली को देश भाषा में प्रथम रचना मानते हुए विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना है। आगे देखिए, गोरक्षक विजय नाटक है। इसमें देखिए, एक अंक का नाटक जिसमें संवाद संस्कृत व प्राकृत में तथा गीत मैथिली भाषा में है। विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। आगे देखिए, कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह का प्रस्तुति काव्य है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भृंगी भृंगी संवाद कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? कीर्तिलता को भृंगी भृंगी संवाद संवाद कहकर पुकारा है। भगवान शिव की भक्ति में रचे गए तो पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं नचारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नचारी। अब अपन पढ़ेंगे विद्यापति की कविताओं की विशेषता। इनकी कविताओं की क्या क्या विशेषता रही वो देखिए। एक नंबर में देखिए, इनकी रचनाएं वीर, श्रृंगार और भक्ति पर आधारित हैं। इनमें कहीं कहीं गद्य का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इनकी रचनाएं भाषाई विविधता से भरी हुई हैं। जैसे देखिए, कीर्तिलता की रचना अवहट में हुई है जबकि पदावली की रचना मैथिली भाषा में हुई है। नेक्स्ट देखिए, इनकी रचनाएं लोक काव्य के निकट हैं और इसलिए आज भी लोकप्रिय हैं। विद्यापति को वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति का सेतु माना जाता है। किस किस का सेतु माना जाता है? वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति का। नेक्स्ट देखिए, विद्यापति की पदावली गीति काव्य और संगीतात्मकता का उत्कृष्ट नमूना है। विद्यापति के गीतों का प्रभाव बंगाल, असम, ओडिशा और नेपाल की साहित्यिक परंपराओं पर भी पड़ा है। कीर्तिलता वीर रस प्रधान रचना है। कीर्तिलता कैसी है? वीर रस प्रधान रचना है। वहीं पदावली श्रृंगार व भक्ति का मिश्रण है। लौकिक और अलौकिक प्रेम है। राधा कृष्ण की भागवत लीला का चित्रण किया गया है। मैथिली भाषा की सौंधी खुशबू है। अलंकारों का सुगढ़ प्रयोग करने में निपुण है। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति चित्रण है और
रस एवं नक्शिक का वर्णन मिलता है। अब अपन अध्ययन करेंगे कीर्तिलता से महत्वपूर्ण पंक्तियां। तो एक नंबर में देखिए, देसिल बैना सब जना मिठा ते तेसन जंपऊ अवहट्टा। और पहली पंक्ति है ये देशी भाषा और मैथिली भाषा में है, और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में पूछा गया है। और ये सेकंड नंबर की पंक्ति है, ये नेट 2008 में पूछी गई है। सेकंड पंक्ति देखिए, बालचंद विजा वहु भाषा दूहू नहीं लगई दुंजन हास। और यह पंक्ति नेट 2015 में पूछी गई है। नेक्स्ट 3 नंबर की पंक्ति देखिए, पुरुष कहानी हऊ कहूँ जसु पंथावे पुनो। 4 नंबर की पंक्ति देखिए, जय सुरसा होसई मम भाषा जो जो बुंझी हिसो करही प्रशंसा। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, हिंदू बोले दुरई निकार छोटो तुर्का बबई मार। 7 नंबर की पंक्ति देखिए, सकै वाणी बहुण भावई पांडय रस को मम न पावई। अब अपन देखेंगे पदावली से महत्वपूर्ण पंक्तियां। तो इसमें देखिए, खने खने नैन कौन अनुसरई, खने खने बसन धूली तनु भरई। और यह पंक्ति यूपी PGT भर्ती 2010 में पूछी गई है। नेक्स्ट देखिए, सुधा मुख के विहि निर्मल बाला अरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, माधव हम परिणाम निसारा तुहु जगतारन दीन दयामत दयामय अतय तोहर बिसावा। और यह पंक्ति GIC PGT भर्ती 2015 यूपी PGT भर्ती 2009 में पूछी गई है। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, सरस वसंत समय भल पावली दक्षिण पवन वह धीरे सप नहु रूप वचन एक भसई मुख से दूरी करू चिरे। अब अपन देखेंगे अन्य पंक्तियां। माधव हम परिणाम निसारा। और यह पंक्ति यूपी PGT भर्ती 2009 GIC PGT भर्ती 2015 में पूछी गई है। अब अपन अध्ययन करेंगे 6 नंबर पर गद्य साहित्य का। तो इसमें देखिए, उद्यतन सूरी या उद्योतन सूरी, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो देखिए कुवलयमाला इनकी प्रसिद्ध रचना है, और इसका समय है नवीं शती। आगे देखिए, यह आरंभिक उल्लेख गद्य ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। इस प्राकृत ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी ने जालोर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी। कहाँ पर रहकर की थी? जालोर में। और कब? 778 ईस्वी के आसपास। अब अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे रोडा कवि का, और इनकी रचना देखिए, इनकी रचना है राउल वेला, और इस रचना का समय है 10वीं शती। और यह जो रचना है यह शिलांकित करती है। कौन सी करती है? शिलांकित करती है। राउल वेला चंपू काव्य है, यानी गद्य पद्य का मिश्रित रूप है। और यह क्वेश्चन उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017, राजस्थान स्कूल प्राध्यापक भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई थी। किस पर रची गई थी? शिलाओं पर। और यह 6 खंडों में विभक्त है। राउल वेला कितने खंडों में विभक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 खंडों में। इस शिलांकित कृति का पाठ मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया था। इसमें नायिकाओं के सौंदर्य का चित्रण मिलता है। आगे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसी काल में हिंदी में नक्शिक श्रृंगार का आरंभ होता है। कौन सी रचना से? राउल वेला से। डॉक्टर नगेंद्र ने राउल नामक नायिका की चर्चा की है। नगेंद्र ने नायिका की, कौन सी नायिका की चर्चा की है? राउल की।
इससे होणी नारी की प्रशंसा की गई है। और यह कथन किसके अनुसार है? बचन सिंह के अनुसार। इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। कितने बोलियों के? 7 बोलियों के, और जिसमें राजस्थानी भाषा प्रधान है। इसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है उपमा व उत्प्रेक्षा आदि का। आगे अपन पढ़ेंगे 3 नंबर पर पंडित दामोदर शर्मा को। तो इसकी जो रचना है, प्रसिद्ध रचना देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और इसका जो समय है वह है 12वीं सदी, और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2000 ईस्वी में पूछा गया है। इसकी रचना राजकुमारों को देसी भाषा की शिक्षा देने हेतु रचना की गई है। यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है, जो राजकुमारों को देसी भाषा की शिक्षा देने हेतु इसकी रचना की गई है। यह कौशल नरेश गोविंद चंद्र के दरबारी रचनाकार थे। किसके रचनाकार थे? कौशल के नरेश थे गोविंद चंद्र के। सुमित कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली यानी अवधि का माना है। बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृत और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। आगे देखिए, इस दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित यह व्याकरण शास्त्र है। परिभाषा देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि का अच्छा प्रकाश पड़ता है, और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। अब अपन 4 नंबर पर अध्ययन करेंगे ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी का, और इनकी जो रचना है, प्रसिद्ध रचना है वर्ण रत्नाकर इनकी रचना है, और इसका समय है 1325 ईस्वी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इस रचना का समय माना है 14वीं शताब्दी। अवहट शब्द का प्रथम उल्लेख इसी रचना में प्राप्त होता है। कौन सी रचना में प्राप्त होता है? वर्ण रत्नाकर में। यह ग्रंथ एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? शब्दकोश सा। मैथिली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। कौन सी रचना मानी जाती है? वर्ण रत्नाकर जो रचना है मैथिली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2015 में पूछा गया है। आगे देखिए, इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिली का विश्वकोश। इसका संपादन सुनीति कुमार चटर्जी ने किया था। संपादन किसने किया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। इसमें 8 कलोल हैं। कितने कलोल हैं? 8। और वो कौन कौन से हैं वो देखिए, नगर वर्णन, नायिका वर्णन, आख्यान वर्णन, प्रायण वर्णन, भट्टादि वर्णन, शमशान वर्णन। आगे देखिए, इस ग्रंथ की भाषा तत्समता, अलंकारिता एवं कवित्वमयता मिलती है। अब अपन देखेंगे आदिकाल के बारे में विशेष मत देखिए, यानी अपन पढ़ेंगे अब हिंदी में प्रथम। तो हिंदी में प्रथम देखिए कौन कौन क्या है। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? सरप्पा को। हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो महाकवि माना जाता है चंद्रवरदाई को। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना कौन सी है? तो पहली रचना है श्रवाकाचार, और जो 1933 ईस्वी की रचना है, और इसके रचनाकार हैं देवसेन। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि है कौन है? तो कौन है खड़ी बोली के प्रथम महाकवि? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आगे देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थक कवि कौन है? तो कौन है? श्री दर्भ पाठक जी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, और उसका समय है 1914 ईस्वी। आगे देखिए,
हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। खड़ी बोली हिंदी प्रथम गद्य रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, और जिसके कवि हैं कवि गंग। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रौढ़ या परिमार्जित ग्रंथ कौन सा है? तो वह है भाषा योग वशिष्ठ। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है, यानी आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो वो है प्रेम सागर। आगे देखिए, खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो प्रथम प्रयोक्ता हैं लल्लू लाल जी। खड़ी बोली आंदोलन चलाने वाले कौन हैं? तो आंदोलन चलाने वाले हैं अयोध्या प्रसाद खत्री। प्रथम मुक्तक काव्य कौन सा है? तो प्रथम मुक्तक काव्य हैं शरभपाद के दोहे। प्रथम श्रृंगार काव्य कौन सा है? तो प्रथम श्रृंगार काव्य है संदेश रासक। प्रथम गद्य रचना कौन सी है? तो वो है कोवल्यमाला, और जो उद्योतन सूरी द्वारा रचित है। लौकिक साहित्य के प्रथम कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो वो हैं अब्दुल रहमान। अपभ्रंश की रामायण कथा, तो कौन है अपभ्रंश की रामायण कथा? पौमचर्यु। आगे देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? तो वाल्मीकि है स्वयंभू, और यह अपभ्रंश का प्रथम कवि भी हैं, महाकवि सॉरी, यानी अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, और स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। आगे देखिए, अपभ्रंश का वेदव्यास कौन है? तो वेदव्यास हैं पुष्यदंत। जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली रचना है, कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। यानी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। छंदों का अजायब घर कहा जाता है, तो छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। इसी के साथ आज का अपना ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है, और इसी वीडियो के साथ अपना आदिकाल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे भक्ति काल को। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तब तक के लिए नमस्कार।